नमस्कार साथियों, मैं विकास कुमार आपका होस्ट एंड दोस्त मैं लेकर आ गया हूँ आज के लिए फिर से आपका एक करंट अफेयर्स का मेगा शो। साथियों, ये जो सेशन रहता है ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट रहता है कि आने वाले आपके सभी एग्जाम जो कि आपके चाहे यूपीएससी लेवल का कंटेंट दिया जा रहा है चाहे आपका आरएस लेवल का, आप इस लेवल की कंटेंट से आप यूपीएससी, आरएस, रेलवे, बैंक, एसएससी सब कुछ क्वालिफाई कर सकते हो यदि आपने इस करंट अफेयर्स के सेशन को नोट करते जा रहे हो और साथ के साथ में आप इस सेशन का रिविजन करते जा रहे हो। यदि आपका स्टैटिक जीके का पार्ट इसमें क्लियर हो रहा है, कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो उसके साथ साथ आपको स्टैटिक जीके का पार्ट आराम से बता दिया जाता है कि चाहे वो उसके पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो या उसका ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। साथ के साथ आपको वर्ल्ड मैप और इंडिया मैप भी बताया जाता है कि इसकी स्थिति या पोजीशन या लोकेशन किस जगह पर यह है। मैं करता हूं आपका हार्दिक स्वागत। साथियों, आपसे उम्मीद ये भी करूंगा कि आप इस सेशन को सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए जिसमें कि हम बात करते हैं डेली, जिसमें कि आपका कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एज लाइक टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और जो भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें आप जाकर इसको एक बार शेयर कर दीजिए और धमाकेदार पढ़ने लग जाइए। कॉपी और पेन ले लीजिए और नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। हम करते हैं आज का मोटिवेशनल लाइन स्टार्ट साथियों, जो कि आपको बनाएगा एक तरह से ऊर्जावान और आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को प्राप्त करने के लिए, उसमें गोल प्राप्त करने के लिए आप एक तरह से एनर्जेटिक हो जाओगे और एनर्जेटिक होने के साथ साथ अपने एग्जाम के लिए आप कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी के साथ साथ उसमें अपने साहस और संघर्ष से अपने आप को साबित कर दोगे कि मैंने अपना सपना पूरा कर दिया है और माँ बाप का सपना पूरा कर दिया है। आपको पता है कि जो संघर्ष होता है वो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ किया जाता है। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिए 2 दिन बाद नहीं पढ़े और एक दिन पढ़ाई कर लिए 8 घंटे पढ़ लिए दूसरे दिन अपन ने 1 घंटा ही नहीं पढ़ा। एक रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। पढ़ाई उसी का नाम होता है और जो पढ़ाई रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी के साथ करता है वो यह बंदा आगे बढ़ता है। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए ये बातें जरूरी होती है कि वो अपने जीवन में इन बातों को उतारने की कोशिश करे और जो भी कंटेंट टीचर्स के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है उसे नोट करते जाए और साथ के साथ वीकली करंट अफेयर्स में उसका रिविजन अच्छे से कर लिया जाए ताकि उसको भूलने में अपने को भूलना नहीं पड़े और वापस याददाश्त उसकी बनी रहे। दुनिया की हर परेशानी आपकी हिम्मत के आगे घुटने देखती है। यदि आपके अंदर हिम्मत और साहस है तो आपके लिए कोई भी परेशानी आपका विफलता का कारण नहीं बन सकती। विफलता तभी प्राप्त होगी जब आपकी हिम्मत टूट जाएगी, हिम्मत नहीं रहेगी। आपके अंदर हिम्मत बना रहना जरूरी है। चाहे आपका पेशेंस, हिम्मत कब रहेगी जब आपका पेशेंस उसके साथ बना हुआ है। मान लो कोई भी एग्जाम है, उसकी वैकेंसी के साथ आपका नोटिफिकेशन जारी हो गया और उसके फॉर्म अप्लाई कर दिए, लेकिन कोई भी वैकेंसी आगे खिसकती हुई जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि पेपर नहीं होगा। पेपर तो होगा साथियों एक ना एक दिन, लेकिन उसके लिए जो तैयारी आप कर रहे हो प्रेजेंट टाइम में, उस तैयारी को आपको रेगुलरिटी बनाए रखो। क्योंकि आपकी रेगुलरिटी 1 महीने भी बिगड़ गई ना, इसका मतलब आप सब कुछ भूल जाओगे, पास्ट पूरा भूल जाओगे और वापस से शुरुआत करनी पड़ेगी आपको जीरो स्टैंड लेवल से। तो इसका मतलब आपको जीरो से शुरुआत करने की जरूरत ना पड़े, ऐसी तैयारी आपकी बनी रहनी चाहिए। हम करते हैं आज का क्वेश्चन स्टार्ट, जो कि रहने वाला है आपके इंडिया और वर्ल्ड का जो क्वेश्चन है, एक तरह से ब्रह्मांड का एक क्वेश्चन है जो कि हम बात करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है साथियों। इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे डिटेल्स में और डिटेल्स में हम आप मेरे वर्ड्स को नोट करते जाइएगा और वर्ड्स को नोट करते जाइएगा, जो भी मैं बोलूँगा उसको समझने की आप कोशिश कर दीजिएगा। चलते पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। नासा ने हाल ही में, नासा कहाँ की अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है, कहाँ की, अमेरिका की है। तो नासा ने हाल ही में किस ग्रह पर 2 रोबोटिक मिशन की घोषणा की है। साथियों नासा है और नासा आपको पता है कि अभी हाल ही में नासा के द्वारा एक मिशन भेजा गया था और वेनु उपग्रह पर, जो वेनु क्षुद्र ग्रह है। वेनु क्षुद्र ग्रह की हम बात करते हैं। वेनु एस्टेरॉयड है जिसका मैंने आपके साथ डिटेल्स में एक्सप्लेन किया था कि जो उपग्रह है पृथ्वी के ग्रह है, उनके उपग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है और एस्टेरॉयड जो मैंने बताया था वो था वेनु एस्टेरॉयड। उस वेनु एस्टेरॉयड में मैंने बात की थी, जो मिशन था वो था ओरिसिस एक्स, वोरिसिस रिएक्स, ये मिशन था साथियों, है ना। यह मैंने आपको पहले बता दिया था। फिलहाल में हम बात करते हैं नासा के द्वारा 2 रोबोटिक्स मिशन की घोषणा की गई है और ये किस ग्रह पर भेजे जाएंगे। तो साथियों इसका तो आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। क्या हो जाएगा? शुक्र ग्रह, तो इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये रोबोटिक्स मिशन क्यों भेजे जा रहे हैं? शुक्र ग्रह में ऐसा क्या पाया गया या किसकी खोज है, किसकी खोज में निकल रहे हैं ये दोनों मिशन। तो ये नासा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन रहा है और नासा आजकल छोटी छोटी रिसर्च नहीं करता है। ये चाहता है कि मैं इस मिशन को ऐसा लेके जाऊं ताकि दुनिया को पता लगे किसी ग्रह के बारे में। तो नासा ने पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले एस्टेरॉयड्स के बारे में, इन सब के बारे में तो अच्छी तरह जानकारी इकट्ठा कर ली।
लेकिन बात करते हैं शुक्र ग्रह पे, तो नासा का 30 साल के बाद शुक्र ग्रह पर ये 2 मिशन भेजे जा रहे हैं, जिनका मैं डिटेल में नाम बताऊंगा, साथ के साथ इसमें चर्चा भी करेंगे। ये जबरदस्त क्वेश्चन है साथियों, यूपीएससी लेवल का कंटेंट आपको दिया जाएगा इस क्वेश्चन में, और सारी डिटेल बताई जाएगी। तो हम बात करते हैं इसमें बहुत अल्टरनेटिव क्वेश्चन की। तो शुक्र जो आपको पता है जो पृथ्वी का एक ट्यून स्टार कहलाता है, क्या कहलाता है? ट्यून स्टार। ट्यून स्टार का मतलब क्या बोला जाता है? ट्यून स्टार का मतलब बोला जाता है जुड़वा बहनें। जुड़वा बहनें कौन है? पृथ्वी और शुक्र, इनको दोनों को क्या बोला जाता है? जुड़वा बहनें बोला जाता है। जुड़वा बहनें बोला जाता है पृथ्वी और शुक्र को। अभी हाल में नासा के द्वारा शुक्र में जो उपग्रह भेजे जा रहे हैं, उन उपग्रहों को इसलिए भेजा जा रहा है कि नासा की जो भी है सरफेस, इसके बारे में पता लगा दिया जाए। शुक्र के बारे में अगर अपन रोमांटिक बात करें, जो कि एक जबरदस्त बात है, इसकी खूबसूरती ये है साथियों कि शुक्र ग्रह आपको पता है सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है, ये भी आपको पता होगा। इसके अलावा आपको ये भी पता है कि जो शुक्र ग्रह है, इसकी हम बात करते हैं एक दिन की, तो शुक्र ग्रह का एक दिन जो होता है वो पृथ्वी के 243 दिन के बराबर होता है, मतलब 1 साल के बराबर शुक्र का एक दिन होता है। शुक्र का एक दिन कितने साल के बराबर होता है? लगभग 1 साल के बराबर होता है। मतलब हम बात करते हैं तो अर्थ डे की बात करते हैं, तो मतलब जो पृथ्वी के दिन होते हैं 243, इसके बराबर तो शुक्र का एक दिन होता है। ये शुक्र के बारे में खूबसूरती की बात है साथियों। इसमें जो होता है शुक्र में, तो हम शुक्र की हम बात करते हैं, तो जो इसका दिन होता है वो बहुत बड़ा दिन होता है। दिन कितना बड़ा होता है? लगभग 1 साल के बराबर इसका दिन होता है। अब ध्यान से सुनिए कि इसकी खूबसूरती क्या है, जो कि आपको अचंभित लगने वाली है। जैसे कि दिन रात बनते हैं, जैसे कि दिन रात कैसे बनते हैं? कोई भी ग्रह अपने अक्ष पर घूमता रहता है, कोई भी ग्रह अपने अक्ष पर घूमता रहता है, और अक्ष पर जो घूमता रहता है, इन्हीं अक्ष पर जो घूमने के कारण क्या बनते हैं? दिन रात बनते हैं। शुक्र ग्रह जो सूर्य के चारों ओर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या लगाता है? चक्कर लगाता है, जो कि एक तरह से लाल ग्रह और गर्म ग्रह है। आपको पता है कि जो शुक्र है, ये शुक्र की भी बात करता है। अगर सोलर सिस्टम की हम बात करते हैं तो साथियों में आपको सोलर सिस्टम में ले चलता हूँ, और इसके ब्रह्मांड के 8 ग्रह की मैं बात कर लेता हूँ पहले। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा सोलर सिस्टम, जो ब्रह्मांड का सोलर सिस्टम है, ठीक है, इसकी हम बात करते हैं तो ये आपका सूर्य है ना। इस सूर्य के जैसे हम पास देखते हैं तो षष्ठ पास की हम बात करते हैं तो कौन है? मरकरी। फर्स्ट नंबर पे कौन है? ये मरकरी है। फर्स्ट नंबर में कौन है? मरकरी। और सेकंड नंबर पे कौन है? वीनस। और वीनस कौन है? शुक्र ग्रह, जो कि सूर्य के चक्कर लगाता है। हम बात करते हैं इनकी, तो अगर सर बात करते हैं कि जो मरकरी है, ये मरकरी सूर्य के ज़्यादा पास है, और ये इसके थोड़ा सा दूर है कंपेयर टू मरकरी। लेकिन फिर भी हम बात करते हैं सोलर सिस्टम में, तो मरकरी से ज़्यादा गर्म कौन होता है? वीनस होता है। वीनस मतलब शुक्र होता है, मतलब मरकरी से ज़्यादा गर्म कौन होता है? शुक्र होता है। अब ये क्यों होता है साथियों गर्म? तो आपको पता है जो सूर्य की बात करते हैं हम, तो ये दोनों शुक्र के, इनको देखेंगे तो हम दोनों इसमें बात करते हैं। जो मरकरी है, मरकरी इसके पास में क्या है? सूर्य के पास में। और ये विनस क्या है? इससे थोड़ा दूर है, फिर भी ये ज़्यादा गर्म होता है इसके कंपेयर में। इसकी हम डिटेल से बात करते हैं। इससे पहले हम बात करेंगे कि जो अभी हाल ही में नासा के द्वारा उपग्रह भेजे जा रहे हैं उनका नाम क्या है। तो उनका नाम मैं बताना चाहूँगा आपको, तो देखिए उनका नाम है, इसके बारे में सारी चीज़ें बात करेंगे। एक सेकेंड। तो दोस्तों नासा के द्वारा 2 उपग्रह भेजे जा रहे हैं, 2 उपग्रह भेजे जा रहे हैं शुक्र के बारे में पता लगाने के लिए, जिनका पहला नाम है एक सेकेंड साथियों, रुको एक सेकेंड। इसका नाम है दाविनिकी, ठीक है, सॉरी, दाविंसी। एक तो ये वाला उपग्रह है, दूसरा कौन सा उपग्रह है? तो हम दूसरे उपग्रह की हम बात करते हैं, तो वेरिटिस दूसरा उपग्रह है। क्या नाम है? वेरिटास और दाविनिस। ये 2 उपग्रह यहाँ पे भेजे जा रहे हैं शुक्र ग्रह में। अगर हम दाविनिस की बात करेंगे तो ये क्या करेगा? ये करेगा साथियों, समुद्र जो है वहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ कि शुक्र ग्रह में पता लगाया गया कि शुक्र ग्रह में क्या होता है कि वहाँ पे एक पॉजिटिव गैस पाई गई। कौन सी गैस पाई गई? पॉजिटिव गैस पाई गई। साथ ही वहाँ के एटमॉस्फेयर को देखते हुए, ठीक है, साथ ही एटमॉस्फेयर को देखते हुए साथियों, एक सेकेंड,
दुविधा के लिए थोड़ा सा खेद है। अब चलते हैं आगे। तो अभी हाथ में दा विनिसी जो उपग्रह है और साथ में वेरिटास की हम बात करें तो दा विनिसी जो पता लगाएगा डीप एटमॉस्फेयर वीनस, डीप एटमॉस्फेयर वीनस, आई डोंट नो। ठीक है साथियों, तो चलते हैं हम आगे। इसमें डीप एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो दा विनिसी जो एटमॉस्फेयर है इसको ये क्या करेगा, ये एटमॉस्फेयर को बारे में पता लगाएगा कि वहाँ का वातावरण कैसा है। किसकी बात करें अपन, जो नासा के द्वारा 2 उपग्रह भेजे गए जिसका नाम है दा विनिसी और एक नाम है वेरिटास। पहले दा विनिसी की हम बात करते हैं तो ये डीप एटमॉस्फेयर के बारे में वहाँ पर अध्ययन करेगा। साथ में जो वेरिटास है, ये वेरिटास वहाँ की रेडियो साइंस, वहाँ की टोपोग्राफी, वहाँ की स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो इनके बारे में क्या करेगा, पता लगाएगा। और दा विनिसी डीप एटमॉस्फेयर वहाँ की जो वीनस का इन्वेस्टिगेशन करेगा, मतलब जांच पड़ताल करेगा, वहाँ पर कौन कौन सी गैसें पाई जाती है इनका ये अध्ययन करेगा। साथ ही के साथ वहाँ की केमिस्ट्री कैसा है, वहाँ का जो रसायन पदार्थ और तत्व कैसे, इन सभी चीज़ों के बारे में ये जानकारी इकट्ठा करेंगे दोनों उपग्रह। तो ये कहाँ भेजे जा रहे हैं, ये भेजे जा रहे हैं साथियों कहाँ पर, शुक्र ग्रह में। अगर इसी में डिटेल से हम बात करते हैं तो अपन बात करने वाले हैं कि नासा के द्वारा अभी हाल ही में सेलेक्टेड 2 मिशन टू स्टडी लॉस्ट हैबिटेबल वर्ल्ड ऑफ वेनस, इसके बारे में अध्ययन किया जा रहा है। ये नासा के द्वारा अभी हाल ही में अनाउंसमेंट कर दिया है और बोला गया है कि नासा ने ये बोला है साथियों कि 2028 से 2030 तक 2028 से 2030 तक हम क्या कर देंगे, इस मिशन को सक्सेसफुल बना देंगे। तो कि नासा के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये भेजा जा रहा है। अब मैं आपको एक तथ्यात्मक जानकारी बताता हूँ, शायद आपने कभी नहीं सुनी हो कि सर ये जो सूर्य के पास में मरकरी है और मरकरी से थोड़ा दूर वेनस है, फिर भी हम बात करते हैं तो ये इससे ज़्यादा गर्म है और ये कम गर्म क्यों है। इन दोनों के बारे में हम डिटेल से जानकारी करते हैं साथियों। तो मैं बताऊंगा आपको कि जो ये वेनस है, वेनस मतलब शुक्र ग्रह, आप बात करते हैं मरकरी। अब मरकरी जो है तो मरकरी की तुलना में जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह के वातावरण की हम बात करते हैं तो यहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, यहाँ की जो बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैसें पाई जाती है। मतलब एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग वाला यहाँ पर माहौल है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि ये यहाँ होता है कि जो सूर्य की किरणें आती है, सूर्य की किरणें जो आती है वो कहाँ पड़ती है, किस पे पड़ती है, शुक्र ग्रह पर। अगर शुक्र ग्रह पे सूर्य की किरणें पड़ती है तो यहाँ का जो ग्लोबल टेम्परेचर है तो शुक्र ग्रह क्या करता है, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब उनको अवशोषित कर लेता है। और अवशोषित करने के बाद वो क्या होती है कि इसमें जम जाती है। मतलब कि इसका तापमान जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये शुक्र ग्रह से वो किरणें क्या होती है, आकाश में नहीं जा पाती, स्पेस में नहीं जा पाती, मतलब घूम नहीं पाती, मतलब वो वहाँ की वहीं रह जाती है। इन कारण से उनका क्या नहीं हो पाता, बाहर से निकल पाती और वो वहाँ की वहीं जमने के कारण, उसी पर रहने के कारण क्या होता है, शुक्र ग्रह गर्म हो जाता है। तो इसका जो टेम्परेचर की अगर बात करते हैं, वो टेम्परेचर लगभग दोस्तों कितना पहुँच जाता है, 471 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। किसका, शुक्र ग्रह का, ये इतना तापमान पहुँच जाता है। जबकि हम बात करते हैं कि हमारे जो हम और आपकी बात करें तो हम 50 डिग्री सेल्सियस होने के बाद भी जो हमारी सड़कें पिघलने लग जाती है। आपको भी पता है कि 50 डिग्री सेल्सियस तापमान होने के कारण गर्मियों में कितनी गर्मी लगती है और हमारी सड़कें पिघलने लग जाती है। जबकि हम शुक्र ग्रह की बात करते हैं तो इसमें जो एब्जॉर्वेशन जो होता है, किरणें वापस नहीं जाने के कारण इसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, 471 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसी प्रकार इसमें तो क्या होता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, सूर्य की किरणें वो इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, वापस नहीं जाने देती। जबकि मरकरी में क्या होता है कि इसकी मरकरी का जो तापमान होता है, ये मरकरी क्या होता है कि इसमें इतना ग्लोबल वार्मिंग या टेम्परेचर का माहौल नहीं है। मतलब ये क्या करता है साथियों कि रात के टाइम में, कि रात के टाइम की बात करें तो ये इसका टेम्परेचर जो है मरकरी का -120 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। कौन का, मरकरी का। इस कारण ये क्या होता है कि इसमें सूर्य की किरणें ज़्यादा जाने के बाद भी क्या हो जाता है, टेम्परेचर कम होने के कारण वापस ये ठंडा हो जाता है, इस कारण ये गर्म नहीं हो पाता। और इसकी हमने बात की कि ये गर्म क्यों रहता है, क्योंकि सूर्य की किरणें आती है और सूर्य की किरणें आने के कारण इसका टेम्परेचर इतना चल जाता है और वापस सूर्य की किरणें स्पेस में नहीं जा पाती। देखिए आप यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ फैक्ट। देखिए आप वेनस के, तो वेनस के मैं फैक्ट आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। देखिए आप
लेंथ ऑफ ईयर की हम बात करते हैं तो 225 अर्थ डे, मैंने आपको बताया कि एक जो डे होता है, एक दिन जो होता है, एक दिन शुक्र का कितना होता है साथियों, तो ये होता है 225 अर्थ डे के बराबर। कितना होता है? 225 अर्थ डे के बराबर होता है। अगर हम बात करते हैं सरफेस एरिया की, तो आपको सरफेस एरिया यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, लगभग 46 करोड़ 2,34,317 किलोमीटर स्क्वायर। कितना इसका सरफेस एरिया है, जो कि एक की पृथ्वी के सरफेस एरिया के बराबर है। जो पृथ्वी का सरफेस एरिया है लगभग इसी के आधार पर इसी के बराबर ही क्या है, सरफेस एरिया है। इसी के कारण पृथ्वी और शुक्र को क्या बोला जाता है? जुड़वा बहने बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जुड़वा बहने बोला जाता है। आगे हम बात करते हैं इसकी टेम्परेचर की, तो इसका टेम्परेचर कितना हो जाता है? एवरेज टेम्परेचर की हमने बात कर ली तो 471 डिग्री सेल्सियस का तापमान चला जाता है। अगर हम बात करते हैं पृथ्वी की तुलना में, तो पृथ्वी की तुलना में जो इसका सरफेस है मोर देन 90 टाइम्स डेट ऑफ अर्थ, पृथ्वी से लगभग इसका एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर प्रेशर की हम बात करते हैं, एटमॉस्फेयर प्रेशर की हम बात करते हैं साथियों, तो पृथ्वी की तुलना में ये 90 गुना होता है, मतलब 90 गुना ज़्यादा इसका एटमॉस्फेयर होता है। मतलब इसका जो वातानुकूलित इसका सरफेस है वो नहीं हो पाता, पृथ्वी की तुलना में 90 गुना इसका एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है। इसी के कारण ये क्या होता है? गर्म होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का ये कारण होता है। सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। साथ ही साथ इनमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो इतनी मात्रा पाई जाती है, इसी के कारण इसको क्या बोला जाता है? हॉटेस्ट प्लैनेट बोला जाता है, गर्म ग्रह बोला जाता है। गर्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो गर्म ग्रह किसे कहा जाता है बताइए? वीनस को कहा जाता है। ये सारी चीजें आपको बताती है। देखिए आप यहाँ पे मैं समझाना चाहता हूँ कि ये सन है, सूर्य है, यहाँ पे मरकरी है, ये यहाँ पर है वेनस, ये आपकी अर्थ है, और अर्थ के बाद मार्स है, जुपिटर है, स्ट्रम है, और यहाँ पर यूरेनस और नेपच्यून है। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। पृथ्वी में जो ब्रह्मांड में जो ग्रह है उनकी हमने बात कर ली। हमने बात कर ली कि दोनों यहाँ पर उपग्रह भेजे जा रहे हैं नासा के द्वारा। अब ये नासा के द्वारा जो उपग्रह भेजे जा रहे हैं, ये कहाँ से भेजे जा रहे हैं? तो ये नासा का जो जॉनसन स्पेस सेंटर है, जिसकी स्थापना 1961 में हुई है, यहाँ से इनको भेजा जा रहा है। एक डे का बात करते हैं तो लगभग 243 अर्थ डे के बराबर इसका एक दिन का डे ये होता है। ठीक है, यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसी कारण गैसें क्या है बहुत ज़्यादा निकलती है। और पोस्टजिन गैस पाया जाने की यहाँ पर जो अनुमान लगाया गया है, तो इसी के अनुमान के आधार पर बताया गया है साथियों कि यहाँ पर कभी ना कभी समुद्र रहा होगा। और इसकी जो सरफेस है, वो सरफेस में जैसे कि हम देखते हैं ना इसकी स्ट्रक्चर, उसी स्ट्रक्चर के आधार पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पानी या तत्व विद्यमान रहे होंगे। इसी की रिसर्च के लिए नासा इन दोनों को उपग्रह को वहाँ पर भेज रहा है, जिसका परीक्षण करने के लिए ये भेजा जा रहा है। अगर हम बात करते हैं इसके पहले शुक्र में कोई जो उपग्रह भेजे गए थे उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो शुक्र में पहले भेजे गए थे, तो इसकी बात करते हैं तो यूएसए के द्वारा 1962 से 1974 के मध्य एक मर्नियर जो सीरीज है वो भेजी गई थी शुक्र ग्रह का पता लगाने के लिए। आगे हम बात करते हैं इसी में, तो आगे जो बात करते हैं फाइनल वेनस की, जो एक तरह से ऑर्बिटर मिशन था, ये भी यहाँ पे नासा में भेजा गया था। इसके अलावा मंगलयान जो कि मिशन था, ये भी नासा में भेजा गया था। वेगास की हम बात करते हैं, जो वेगास एक रूस का मिशन था, और इस रूस के मिशन ने वेगास 1 एंड सेकंड जो 1985 में रूस ने क्या किया था, वीनस की जो रिसर्च के लिए रूस के द्वारा वेगास भेजा गया था। आगे हम बात करते हैं इसी के अलावा अकातोस्की जो है 2015 में किसके द्वारा भेजा गया था? ये भेजा गया था जापान के द्वारा। किसकी रिसर्च के लिए? शुक्र ग्रह की रिसर्च के लिए। इसके अलावा वेनस एक्सप्रेस की हम बात करते हैं, जो 2005 में किसके द्वारा भेजा गया था? यूरोप के द्वारा भेजा गया था वेनस एक्सप्रेस। साथियों ये जो मेहनत की जा रही है ये आपके लिए की जा रही है। ये सारी चीज़ें देखने में और आपको लग रही होगी कि ये थोड़ा सा कंटेंट है, कहाँ से लाया जा रहा है। इस कंटेंट को बनाने के लिए लगभग 3 से 4 दिन लगता है। इसी के कारण कुछ क्वेश्चंस आपको लेट मिलते हैं, कुछ क्वेश्चन रिसर्च करने में टाइम लगता है। मैं इन क्वेश्चनों को प्रत्येक जगह जाकर अवेलेबल करने की कोशिश करता हूं कि शुक्र ग्रह पे कौन कौन से मिशन गए हैं, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मिलती है एकदम डीपली, तो मैं लाने की कोशिश करता हूं। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार जरूर शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ सभी साथियों को बता दीजिए जो भी आपके मित्र मंडली है कि एक बार कंटेंट देखिए, जाकर पढ़ने की कोशिश करें। यदि समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कोशिश जरूर करें। तो हम बात करें वेनस एक्सप्रेस की, तो 2005 में यूरोप के द्वारा भेजा गया था, और ये सारी चीज़ें भेजी जा रही है।
है। लेकिन सर ये तो भेजा जा रहा है, भेज भी दिया, लेकिन इसका मुद्दा क्या है, उद्देश्य क्या है, शुक्र ग्रह पर हम जाना क्यों चाहते हैं? तो शुक्र ग्रह में एक्चुअली क्या होता है कि जो शुक्र ग्रह की हम बात करते हैं, तो शुक्र ग्रह में अभी हाल में जो रिसर्च हुई है अभी हाल ही तक की जितनी भी, चाहे वो रूस की हो या जापान की हो या नासा की हो, इनके द्वारा क्या होता है साथियों कि अभी हाल किसी के भी द्वारा शुक्र ग्रह पे लैंड नहीं किया गया। लैंड आपको पता है कैसे किया जाएगा? इतना तापमान है 471 डिग्री सेल्सियस तापमान, तो अभी हाल ही में भला अभी तक किसी ने लैंड नहीं किया शुक्र ग्रह पे। इसका क्या करते हैं, ऊपर से इसका स्ट्रक्चर लेते हैं, डायग्राम बनाते हैं और उसी को आपके उनके जो रेडियो फ्रैक्शन जो किरणें हैं उन्हीं के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करके वापस पृथ्वी पर भेज दी जाती है और उसका रिसर्च कर लिया जाता है। इसका अध्ययन इसलिए किया जा रहा है नासा के द्वारा कि जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग और तापमान को देखते हुए शुक्र ग्रह नष्ट हो गया, तो पृथ्वी में भी अभी हाल में आपको पता है कितना तापमान बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम आ रही है, आपको पता है कितनी समस्याओं से पृथ्वी में जूझना पड़ रहा है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं एक बार फ्यूचर को देखते हुए नासा ने ये सोचा कि इन सब के चलते हुए जो शुक्र ग्रह का हाल हुआ, क्या एक दिन पृथ्वी का भी हाल हो जाएगा? इन सभी चीज़ों को पृथ्वी के बारे में, इन सभी चीज़ों को मुद्दा इकट्ठा करने के बारे में शुक्र ग्रह की जांच लगाई जा रही है। कहीं ना कहीं एक दिन जैसे कि शुक्र ग्रह का हाल है वर्तमान में, कहीं ना कहीं एक दिन पृथ्वी का हाल नहीं हो जाए, इन सभी चीज़ों के लिए नासा ये सारी सिस्टम अंतरिक्ष में भेज रहा है और शुक्र ग्रह की जांच करने में कोशिश कर रहा है। तो ये बात बता दी मैंने। ये क्वेश्चन है आपके लिए जो आपको करना है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट और नॉट। आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इससे पहले अगर आपको सेशन समझ में आया ना अच्छी तरह से तो बता दीजिए, थम्स अप करके लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और मोटिवेशनल के साथ बने रहिए, परिश्रम करते रहिए। आगे चलते हैं, बात करते हैं साथियों सेकंड क्वेश्चन की। हमारा सेकंड क्वेश्चन है आज का, भारत ने किस कंपनी से एक नए कोविड-19 119 नहीं भैया, अभी तो 119 ही रहने दो, कोविड-19 वैक्सीन कार्बोवैक्स की 300 मिलियन खुराक को बुक करने का अग्रिम आदेश जारी कर दिया। किसका? कार्बोवैक्स की हम बात करते हैं तो ये वैक्सीन है साथियों, जिसका अभी हाल में ट्रायल स्टार्ट कर दिया गया है कोविड-19 की तीसरी लहर को देखते हुए। किसको देखते हुए? तीसरी लहर को देखते हुए, कोविड-19 की तीसरी लहर को देखते हुए अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा और जो कंपनी की बात करते हैं इसका ट्रायल स्टार्ट कर दिया है और ये स्टार्ट किया है बायोलॉजिकल ई के द्वारा। किस कंपनी के द्वारा? बायोलॉजिकल ई कंपनी के द्वारा कोवैक्स की 300 मिलियन खुराक का अग्रिम आदेश बुक कर दिया, मतलब ऑर्डर दे दिया गया है। 300 मिलियन की बात करते हैं तो 300 इंटू 10 लाख, 300 इंटू 10 लाख इतनी खुराक क्या है पहले से उपलब्ध करा दी जाएगी, बुक कर दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये कार्बोवैक्स की बात करते हैं तो ये क्या होती है साथियों, ये एक जो दवा की बात कर रहे हैं हम, इस कार्बोवैक्स की बात करते हैं तो ये अच्छी दवाई बनने वाली है और सस्ती दवाई बनने वाली है कंपेयर टू कोवैक्सीन और कोविशील्ड के, जो कि भारत की दवाई है, भारत की कंपनी है, हैदराबाद की। जो हम बात करते हैं बायोलॉजिकल ई, जिसकी हमने पहले भी चर्चा की थी एक टाइम में पिछले क्वेश्चंस में, जिसमें जॉनसन एंड जॉनसन जो क्वाड देशों की कंपनी है, इसका जो कंपनी के द्वारा जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन का जो टेंडर दिया था, किसको दिया था? बायोलॉजिकल ई को ही दिया था। हमने इसकी डिटेल्स में बात की थी, लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं कार्बोवैक्स की। तो कार्बोवैक्स में आपको पता है कि 300 मिलियन की खुराक का इसमें क्या कर दिया, इनको ऑर्डर दे दिया गया है। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों ऑर्डर दे दिया गया? कि इनको पता है कि ये इतनी आसान्वित होने वाली है भारत सरकार के लिए कि ये डेफिनेटली ट्रायल में पास हो जाएगी। अगर कार्बोवैक्स की हम बात करते हैं साथियों, तो जब कोविशील्ड यूज की गई थी तो उसमें एडेनो वायरस की प्रोटीन यूज किया गया था, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं दोस्तों जिसकी कोविशील्ड की। जब हमने कोविशील्ड यूज़ किया था तो उसमें कौन सा एडिनो प्रोटीन वायरस हमने यूज़ किया था, एडेनो प्रोटीन वायरस यूज़ किया था। अब ये जो वायरस है कोविड-19 वाले की, इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये वायरस है। इस वायरस में आपने देखा होगा इसके अंदर भी एक शरीर होता है एक शरीर, इसके जो इधर कोने में ऐसे लगे होते हैं, ये क्या कहलाते हैं साथियों? ये है इसके प्रोटीन वायरस। जो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है आरएनए। क्या होता है? आरएनए। और इसके अंदर जो ये प्रोटीन है, इन्हीं को तोड़ने के लिए इस स्ट्रक्चर में दवाई आती है, इस स्ट्रक्चर में, वाई स्ट्रक्चर में। ये क्या करती है? वाई स्ट्रक्चर की मेरे पास वीडियो उपलब्ध नहीं है, अगर हम टेक्निकल चीज़ों के कारण मैं आपके पास वीडियो नहीं लाता, नहीं तो इसको आराम से मैं समझाता हूँ। जैसे आप देखें, जैसे कि ये वायरस का प्रोटीन है इस तरह से, तो जो
आपकी जो दवाई बनती है, ये दवाई बनती है इस तरह से कि क्या होते हैं, एंटीवायरस होते हैं जो हम कोविड-19 के लिए यूज करते हैं। इन दवाइयों में ये होता है। अब जैसे ये क्या करता है, जो इनको क्या करता है, पकड़ लेता है, किनको पकड़ लेता है, इनको पकड़ लेता है और ये पकड़ के इसके चिपक कर ये बाहर ले आता है। जब भी हम वैक्सीन लगा लेते हैं तो ये काम कैसे करता है, इनको पकड़ करके ये बाहर ले आता है, जिसकी बात कर रहे हैं हम। अभी हाल में मैं चित्र होगा तो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और कोरोना के अंदर भी आपको पता है शरीर है, इसके भी भीतर भी आरएनए पाया जाता है। और जो आरएनए जो प्रोटीन बात करते हैं, हमने इसकी बात कर ली है। आगे चलते हैं, जो इसकी हम बात करेंगे, इसमें मैं बताना चाहूँगा आपको। देखिए तो देखिए आप इसमें इसका अंतर जो हो गया बायोलॉजिकल है, जिसने 300 मिलियन खुराक के लिए एक अग्रिम ऑर्डर दे दिया है। ये क्यों दिया गया है कि तीसरी लहर को देखते हुए ये ऑर्डर दिया गया है। किसको दिया गया है, बायोलॉजिकल एक कंपनी को दिया गया है। और ये कहाँ की कंपनी है, ये हैदराबाद की कंपनी है। आगे हम बात करते हैं तो भारत की 2 वैक्सीन अपने द्वारा, जो पहले भारत की 2 वैक्सीन थी, जिसका नाम था, एक तो था कोविशील्ड और एक नाम था भारत बायोटेक। क्या नाम था साथियों, कोविशील्ड और भारत बायोटेक। भारत बायोटेक कहाँ की कंपनी है, हैदराबाद की। और कोविशील्ड कहाँ की, ये तो है हैदराबाद की। कहाँ की है, हैदराबाद की। और इसकी बात करते हैं कोविशील्ड की, तो ये सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ की है, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे की। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे की ये कंपनी है। जो आप बात करते हैं इन्हीं की, तो इनकी 2 खुराक में 2 डोज में इनको उपलब्ध कराया जा रहा था। आपको पता है दुनिया की सबसे पहले वैक्सीन कौन सी थी, तो वो थी स्पुतनिक वी, क्योंकि ये भी सिंगल डोज में नहीं थी, डबल डोज में थी। लेकिन जो सिंगल डोज की बात करते हैं, इसी की बहन आ गई थी, कौन सी, स्पुतनिक लाइट। स्पुतनिक लाइट जो सिंगल डोज में उपलब्ध होगी। साथ में हमने फाइजर वैक्सीन की भी बात की, जो कि अमेरिका लेने गए थे, कौन से, डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि भारत की क्या है, विदेश मंत्री, वो फाइजर वैक्सीन को लेने गए थे। पता है आपको, फाइजर बेटा को लेने गए थे डॉक्टर एस जयशंकर। फाइजर वैक्सीन क्या है, जो कि 12 से 15 साल के बच्चों को लगाई जाएगी, मतलब एक तरह से किशोर अवस्था वाले बच्चों को वो लगाई जाएगी, इसलिए उनको लेने गए हैं। आगे हम बात करते हैं तो फाइजर वैक्सीन जो कनाडा देश को लगाने वाली प्रथम वैक्सीन थी दुनिया की, जो बच्चों को लगाई गई थी। ये वैक्सीन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें आपको अगर नॉलेज नहीं हो तो फिर भी आप नोट कर लेना। ये स्पुतनिक वी है, जो मैंने बता दी, जो रूस के द्वारा बनाई गई थी सबसे पहले। आगे हम बात करते हैं साथियों इसी में, तो जो फाइजिकल लिमिटेड कंपनी है, इसकी स्थापना हुई थी 1953 में। कब हुई थी, 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भारत की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है एक तरह से। अगर हम बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉय, तो 2500 एम्प्लॉय इसमें काम करते हैं। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, हैदराबाद के और तेलंगाना में। इसका हेड क्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना में। ये सारी चीज़ें आपको बता दी, मतलब इसका आप शेयर खरीद सकते हो एक दिन। ये कंपनी क्या है, आगे ऊपर टॉप पे जाने वाली है। अगर आपके पास पैसे तो इसकी शेयर खरीद लो, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा नाम चलने वाला है ना। इसने कार्बोवैक्स बना ली, जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन बना ली, ये सारी चीज़ें इसमें बनाई गई है। अब इसके लिए कितना पैसा दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, तो देखिए भारत सरकार ने इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी पेड 1500 करोड़ रुपए। कितने साथियों, 1500 करोड़ रुपए इसमें भारत सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं। एडवांस में बुक कर लिया है। और इसमें कितनी खुराक मंगाई जा रही है, तो 300 मिलियन डोज। कितनी, 300 मिलियन डोज इसमें मंगवाई जा रही है भारत के द्वारा। और ये दिया जा रहा है कि ये क्या करेगी, एक तरह से फास्टर वैक्सीन होगी, सस्ती वैक्सीन होगी, जो कि 500 रुपये में उपलब्ध हो जाएगी। कितने में, 500 रुपये में ये उपलब्ध हो जाएगी। कितने रुपये में, 500 रुपये में ये उपलब्ध हो जाएगी। और ये बायोलॉजिकल इसको बना रही है जो हैदराबाद की कंपनी है। ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई है पहले भी और समझा दी गई है। देश की सबसे सस्ती वैक्सीन हैदराबाद की फर्म बायोलॉजिकल की कोविड-19 वैक्सीन कार्बोवैक्स भी चर्चा में। ऐसा इसलिए क्योंकि इसने आने वाले समय में भारत की सबसे सस्ती वैक्सीन का माना जा रहा है। और इस वैक्सीन की दोनों डोज मिलाकर कीमत लगभग 500 रुपये ही होगी। ये है भाई साहब आपके सार्स कोविड-19 जो आपको बता दिया गया है। इसमें कौन सा प्रोटीन वायरस था, देखो आपको मैं बताता हूँ आपको। तो ये देखो स्पाइक जो बात करते हैं, हमने प्रोटीन वायरस की बात की है, तो ये देखिए आप स्पाइक, ये वाला, इसमें अंदर क्या पाया जाता है, आरएनए एंड प्रोटीन पाया जाता है। ये इसके इवलॉप कहलाती है। एम प्रोटीन यहाँ पर पाया जाता है, इसकी जो संरचना होती है बीच वाली। और ये यहाँ पर ई प्रोटीन पाया जाता है, ये यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये आपको सार्स कोविड-19 जिसको कोविड-19 बोला जाता है, इसकी संरचना है। आगे हम बात करते हैं इसी में, तो आपको पता है ये जैसे मैंने कहा आपको वाई स्ट्रक्चर वाली जो स्थिति बताई थी, वाई स्ट्रक्चर वाली, ये देखिए आप, ये वाई स्ट्रक्चर वाली जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई थी, ये वाई स्ट्रक्चर वाले जो स्ट्रक्चर क्या करेगी, इसकी यहाँ पर जाएगी और इनको पकड़ के ले जाएगी। भैया तुम निकलो, तुम्हारे यहाँ काम नहीं है।
किसी भी बॉडी के अंदर ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। मतलब ये कोरोना वायरस का काम करेगी इसको हटाने के लिए। और इसमें पाया जाता है स्पाइक प्रोटीन। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है कि बॉडी को कैसे इंजर्ड करती है, कैसे इससे बचा जा सकता है। वैक्सीन लगाना बिल्कुल ज़रूरी हो गया है। वैक्सीन लगाने से आपके अंदर सारे जो प्रोटीन है वो बाहर निकल जाएगी कोविड-19 के। और टाइप ऑफ वैक्सीन की यहाँ पर बात दी हुई है जो कि आपको पीडीएफ में उपलब्ध हो जाएगी। आगे हम चलते हैं, इसी में बात करते हैं। तो देखिए आगे चलते हैं और बात करेंगे इसी में। तो कुछ साथियों आगे हम बात करते हैं। तो ये सारी वैक्सीन के बारे में दी हुई है, कैसे इसमें क्या काम होता है, कैसे इनको हटाया जाता है, सब चीज़ें लेकर आया हूँ मैं आपके लिए रिसर्च करके। ऐसा नहीं कि आपको सारी चीज़ें दिया जाता है, इन सभी चीज़ों का आप इस्तेमाल करो, अच्छे से पढ़ाई करो, मस्त रहो और सेशन को शेयर करते जाओ, मोटिवेशन बने रहो, है ना। ये सारी चीज़ें आपको दी हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। साथियों देखो मैं बताता हूँ आपको, है ना, मंजिल का सफ़र इतना आसान नहीं होता। मंजिल को पाने के लिए मेहनत तो बहुत तरीके से की जानी चाहिए। मंजिल को पाने के लिए जो आपकी स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी आपको रखनी होगी। ऐसा नहीं कि मैं आपको बातों में उलझाऊँ या मजाक के अंदाज में आपसे बात करूँ। इतना कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, क्वेश्चनों की डिटेल्स की बात करते हैं। अगर मैं आपके सामने अगर कोई क्वेश्चन लाने लग गया ना और डिटेल्स में इनकी जो बात बताने लग गए तो इन क्वेश्चनों को बताने के लिए मेरे को पास 2 घंटे भी कम पड़ेंगे। क्योंकि आपको पता है इतनी डिटेल्स में रिसर्च की जाती है एक क्वेश्चन के लिए कि जो पूछो मत आप। तो इन सभी चीज़ों का फ़ायदा आपको उठाना चाहिए, आपके साथियों को बताना चाहिए, सेशन को शेयर करना चाहिए। अच्छा लग रहा था आप बताते जाओ और मुझे कमेंट बॉक्स में आपका आंसर दिखना चाहिए। आगे चलते बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व पर्यावरण दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है, आपको पता है। और 2021 का विषय क्या था? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है आपको पता है? 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस की इस बार थीम थी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। क्या थी? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इसकी थीम थी, रिस्टोरेशन इसकी थीम थी। अब ये 5 जून को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 5 जून 1972 को 5 जून 1972 को साथियों स्टॉकहोम में पर्यावरण को लेकर सम्मेलन हुआ था। किसको? पर्यावरण को लेकर क्या होता? सम्मेलन हुआ था। और 5 जून 1972 को विश्व के सभी देशों ने मिलकर इसमें क्या किया था कि इस सम्मेलन में भाग लिया था, है ना। आगे हम बात करते हैं इसी में। तो स्टॉकहोम में ये सम्मेलन होने के बाद 1973 में पहली बार क्या मनाया गया था? पहली बार मनाया गया था साथियों वर्ल्ड पर्यावरण दिवस। ठीक है, इसके बाद 1974 से सभी देशों में मनाने लग गए। आगे इसकी डिटेल्स में बात करते हैं। तो ये देखिए आप 5 जून पर्यावरण विषय दिवस की बात करते हैं। तो ये बात करते हैं इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इसका विषय है, जो कि 2021 का विषय 5 जून 2021 को ये मनाया गया है विश्व पर्यावरण दिवस, जिसमें बात की जाती है। तो ये क्यों मनाया जाता है? इसका उद्देश्य इतना सा होता है कि हमें पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित रखना है। यदि हमारे पास पर्यावरण नहीं होगा तो आपको पता है साथियों कि हम पर्यावरण के बिना कैसे रह पाएंगे। फिलहाल में जो पेड़ पौधे हैं, इन पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलते हैं। इन्हीं ऑक्सीजन के माध्यम से हम क्या है, अभी हाल में कोरोना 19 के दौर में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत पड़ी थी। और इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, नदी नालों की, पेड़ पौधों की, पर्यावरण की इतनी ज़रूरत होती है ताकि मनुष्य पर्यावरण के बिना कुछ भी नहीं है। एक इकोसिस्टम जो चलता है ना वो पर्यावरण से चलता है। तो इस कारण इन सभी चीज़ों मुद्दों को लेते हुए विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जिसकी स्टार्टिंग 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन से की गई थी सभी देशों के द्वारा। आगे बात करते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की जो थीम थी, हमने बात कर ली, फिर भी हम बात करते हैं इसमें। तो क्या थीम थी? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इसकी थीम थी, जो आपको ध्यान रखनी है। और 5 जून इसको ध्यान रखने हैं। जून के महीनों में और कुछ याद रखो नहीं रखो, फिर भी ये चीज़ आपको ढंग से याद रखनी है। ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी और पढ़ ली है ना। इनको आप देख लेना कि यूएन के द्वारा ये मनाया जा रहा है। आगे चलते हैं। इस बार की जो होस्टिंग की है वो होस्टिंग की है नल्ला पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान भी ये कर सकता है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान इसका होस्टिंग नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान के द्वारा ये होस्टिंग की गई है वर्ल्ड इन्वायरमेंट 2021 की, जिसकी थीम मैंने आपको बता दी। और इस बार होस्ट करता कौन था? पाकिस्तान था। ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों आपको समझ में आ रहा है तो ये मोदी जी के द्वारा कुछ बोला गया है, मोदी जी के द्वारा कुछ बोला गया है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन। तो इनको आप हाल में देख लीजिएगा। इनका टारगेट है कि 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल हैज़ बिन प्रेस्पोन्ड टू 2025 तक इनका ये टारगेट है। इनके द्वारा, ये मोदी जी के द्वारा बोला गया है। ये सारे प्रोजेक्ट और थीम के बारे में बात कर ली जो इंपॉर्टेंट थी। साथियों जो भी पर्यावरण से रिलेटेड तथ्य हैं वो मैं आपको पीडीएफ के द्वारा उपलब्ध करा दूंगा। आप उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप नोट कर लोगे।
इसके अलावा मोदी जी के द्वारा ये परियोजनाएं स्टार्ट की गई है 5 जून को। ये क्वेश्चन है आपके लिए, द फर्स्ट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे वाज हेल्ड इन विच ईयर। ये आपके लिए क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब दे देना है क्लास खत्म होने के बाद। 1971, 1974, 1974 या 1978। ये यूपीएससी लेवल के हिसाब से क्वेश्चन बनाया जाता है कि यदि आप क्वेश्चन तैयारी कर रहे हो किसी एग्जाम की तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है। आगे बात करते हैं इसमें, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा आज का, हाल ही में देविका नदी परियोजना चर्चा में थी। कौन सी नदी परियोजना? देविका नदी। भैया पहली बार नाम नहीं सुन रहे ना, किस किस को पता है देविका नदी परियोजना? हाथ खड़ा कर दे, ऐसे करके कर दो हाथ खड़े जल्दी से। देविका नदी परियोजना किस परियोजना चर्चा में थी? ये भारत के किस राज्य एंड केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों देविका नदी जो परियोजना है, इस परियोजना के माध्यम से क्या किया जाएगा कि देविका नदी को प्रदूषण रहित बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? प्रदूषण रहित बनाया जाएगा। मतलब आपको इसकी बात करते हैं जिनकी देविका नदी की, देविका नदी की, तो ये एक तरह से जो नमामि गंगे मिशन था, आपको पता है नमामि गंगे मिशन, नमामि गंगे मिशन जो कब लॉन्च किया गया था? 2015 में। और बताया गया था मोदी जी के द्वारा, जिसमें सहयोग किसका था? वर्ल्ड बैंक का सहयोग था। आपको पता है किसका सहयोग था? वर्ल्ड बैंक का इसमें सहयोग था। और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से नमामि गंगे जो मिशन था इसको स्टार्टिंग की गई थी। और नमामि गंगे जो मिशन था साथियों, ये मिशन ये था कि गंगा जो प्रदूषित हो रही है आप सब लोगों की वजह से, इन भारत वालों की वजह से, उस गंगा को स्वस्थ किया जाए, मतलब अच्छा किया जाए, प्रदूषण रहित किया जाए। नदी नालों के माध्यम से जो कचरा गंगा तक पहुंचता है उसको बचाया जाए। एक तरह से गंगा का सफाई अभियान चालू किया गया था। एक तरह से क्या किया गया था? नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है इसमें 2015 में स्टार्ट किया गया था। इसमें वर्ल्ड बैंक की सहायता से ये किया गया था। तो इसमें फंड स्टार्ट किया था वर्ल्ड बैंक ने, तो वर्ल्ड बैंक थोड़ी काम करने आया था। तो ये सारी चीज़ें, उसको गंगा को प्रदूषण रहित बनाना, मतलब सफाई परियोजना स्टार्ट की गई थी। इसी के तर्ज पर देविका जो नदी जो परियोजना है इसको भी प्रदूषण रहित बनाना है। क्या बनाना है? प्रदूषण रहित बनाना है। हम बात करते हैं देविका नदी है का, तो देविका नदी की हम बात करते हैं तो साथियों देविका नदी है जम्मू कश्मीर के, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के 60 किलोमीटर दूर, कहाँ पर? 60 किलोमीटर दूर उधमपुर नगर में। कहाँ पर है? उधमपुर नगर में, उधमपुर नगर में ये देविका नदी है। इसका स्थान वहाँ पर हुआ था, शिव जी की कोई पहाड़ी, वहाँ से इसका स्थान उद्गम होता है। और ये जाकर कहाँ गिरती है? ये गिरती है साथियों रावी नदी। रावी नदी जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है पंजाब, उस पंजाब के हिस्से में जाकर गिरती है। कौन सी? पाकिस्तान का जो हिस्सा है रावी नदी का, पंजाब का, वहाँ पर ये रावी नदी में जाकर क्या करती है? गिरती है। उद्गम बता दिया, गिरना बता दिया। अब देविका नदी जो प्रोजेक्ट बन रहा है, ये प्रोजेक्ट बन रहा है उधम नगर, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर से 60 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर ये बन रहा है। अब देविका नगरी की हम थोड़ी सी डिटेल्स में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लोक मान्यताओं के हिसाब से बात किया जाता है, तो लोक मान्यताओं के हिसाब से यहाँ पर एक है ना देते रहता था। क्या रहता था? देते, मतलब राक्षस रहता था। तो वो राक्षस क्या करता था कि वो देवी का जो जो ये नगर है उधमपुर नगर, इसमें यहाँ पर क्या होता है? एक देवी का मंदिर बना हुआ है जो कि बहुत प्रचलित है। और वैष्णो देवी जो मंदिर है वो भी इसके निकट पे ही है। आगे हम बात करते हैं इसमें, तो ये क्या होता था? वो देते क्या होता था? हर दिन अपनी भूख मिटाने के लिए वहाँ के लोगों को खाता था। इन लोगों को खाने के कारण वहाँ के लोग क्या हो गए? डर गए। और वहाँ पे एक देविका का मंदिर है, उसकी क्या करने लगे? उपासना करने लग गए देविका की। अब देविका जी प्रकट हुए, और देविका जी प्रकट हुए तो जो वो राक्षस था वो भी क्या था? देविका जी का भक्त था। अब देविका जी का भक्त था तो उन्होंने क्या किया? देविका जी ने बोला कि भैया क्यों इंसानों को खा रहा है, तो इनको खाना छोड़ दे, इनको खाना छोड़ दे। तो वो क्या हो गया? इन्होंने क्या कर दिया कि देविका से बोला उस देवते ने कि देवी मैं खाना तो छोड़ दूंगा लेकिन मेरा भोजन कैसे हो पाएगा? अगर मैं किसी मनुष्य को नहीं खा पाऊंगा तो मेरा भोजन काम में तो भूखा मर जाऊंगा। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए देविका जी ने बोला एक काम कर, तो देविका नदी पे चला जा। मतलब देविका नदी पे उन्होंने क्या कर ली? शरण ले ली, मतलब देविका नदी के अंदर चले गए। और देविका नदी की हम बात करते हैं तो वहाँ पर देविका नदी के दोनों तटों पर क्या बने हुए? शमशान बने हुए। क्या बने हैं? शमशान बने हुए हैं। वहाँ पर रोजाना जो भी क्या नाम है, जो भी शमशान बने हैं, वहाँ के आसपास के क्षेत्र में जितनी भी मृत्युएं होती है, उन मृत्युओं के कारण वहाँ पे दफनाने आते हैं, जलाने आते हैं। तो वो क्या होते हैं कि ये सारी चीज़ें वहाँ के अस्थियाँ इसी नदी में बहा दी जाती है। और देविका नदी में वो देते माना जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार बता रहा हूँ मैं, इसको डिटेल से पढ़कर आया था। इन सभी चीज़ों को बताने के लिए आपको कि थोड़ी सी जानकारी आपको इतिहास भूगोल सबकी मिलती रहे। और लोक मान्यताओं के हिसाब से बोला जाता है कि वो देते इनको खा लेता है और इनको मतलब क्या करता है? भूख मिटा देता है। वहाँ पर कोई जलाने आते हैं तो उनको।
को। इसी कारण वो उनके आशीर्वाद से, देविका माँ के आशीर्वाद से वहाँ को लोगों की जान बच गई। अगर ये भी माना जाता है कि अगर वहाँ पे कोई भी दिन किसी 1-2 दिन की अगर लाश नहीं आती तो वहाँ पे 1-2 दिन बाद फिर 2-3 लाशें आती है, ये बोला जाता है। इतना तो हमें गया नहीं कभी भी, लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोली गई है। तो देविका नदी परियोजना में हम बात करते हैं, तो साथ ही देविका नदी परियोजना में होगा क्या, तो देविका नदी परियोजना की हम बात करते हैं तो मोदी जी ने जब चुनाव लड़ा था 2014 में, कब लड़ा था 2014 में, तो नमामि गंगे की तर्ज पे ही मोदी जी ने बोला था कि देविका नदी को भी हम क्या कर देंगे, प्रदूषण रहित बना देंगे। और इसी को देखते हुए देविका नदी पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट के माध्यम से ही अभी हाल ही में वहाँ पर 2 साल से 2019 से एक मिशन स्टार्ट किया गया है। और 2019 से इन्होंने क्या कर दिया, मिशन स्टार्ट कर दिया है, जिसमें नमामि गंगे को शुद्ध बनाया जा रहा है। ठीक है, इसकी लगभग बात करते हैं तो इसमें लगभग 187 से 190 करोड़ रुपए इसमें लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर सोलर सिस्टम लगाया जा रहा है। यहाँ पर 125 किलोमीटर इसमें नमामि गंगे में 125 किलोमीटर क्या बनाई जा रही है, सीवरेज जो पाइपलाइन होती है। दोस्तों क्या होता है, एक तरह से ये जो नदी है ये एक नदी नालों के रूप में परिवर्तित हो गई थी। कूड़े कचरों के द्वारा इसमें क्या गया था, बिल्कुल बंदा कर दिया गया था, मतलब इस नदी को दबा दिया गया था, तो ये नदी नालों के रूप में परिवर्तित हो गई थी। इसी को रोकने के लिए 125 किलोमीटर सीवरेज बात करते हैं हम नदी नालों की, तो सीवरेज जो पाइपलाइन की बात करते हैं जिसमें कचरा पट्टी जो भी है वो साइड में निकाल दिया जाएगा। तो 125 किलोमीटर सीवरेज पाइपलाइन इसमें बिछाई जा रही है। साथ के साथ में यहाँ सोलर पावर जो इसके दो स्मॉल बात करते हैं हाइड्रो प्लांट लगाए जा रहे हैं, दो स्मॉल हाइड्रो प्लांट इसमें लगाए जा रहे हैं। और इसकी लागत कितनी है, 187 से 190 करोड़ इसकी लागत होगी नमामि गंगे के माध्यम से ये किया जा रहा है। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ समझ में आई होगी। उधमपुर की जो उधमपुर है वो कहाँ है, जम्मू कश्मीर से 660 किलोमीटर दूर है। ये देखिए आप, तो ये लगभग 190 करोड़ की परियोजना है। परियोजना पर काम मार्च जो 2019 में स्टार्ट हो गया था, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत ये शुरू किया गया था। परियोजना के तहत देविका नदी के किनारे स्नान घाटों का विकास किया जाएगा, इसका अतिक्रमण भी हटाए जाएंगे, प्राकृतिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार किया जाएगा और शमशान घाट के साथ साथ जलग्रहण क्षेत्र भी विकसित किए जाएंगे। देखिए आप, सारी चीज़ें दी हुई है। साथ में इसमें 3 सीवेज उपचार संयंत्रों का निर्माण किया जा रहा है। लगभग 129 किलोमीटर का सीवरेज पाइपलाइन भी बढ़ाई जा रही है। 2 शमशान घाटों का विकास किया जा रहा है। सुरक्षा, बाढ़ और भू निर्माण, छोटे जल विद्युत संयंत्र और 300 सौर ऊर्जा संयंत्र यहाँ पर शामिल किया जा रहा है इस परियोजना में। परियोजना का पूरा होने पर नदियों को प्रदूषण में कमी होगी और पानी की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको हिंदी में समझा दी। और एनआरसीपी की बात करते हैं तो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान जो कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण अधिनियम है, इसके तहत किया जाता है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत ये किया जा रहा है। इसको सुरक्षित और संरक्षित बनाने के लिए किया जा रहा है। ये देखिए आप, ये देविका नदी है जो कितनी प्यारी और सुंदर दिख रही है। दोस्तों आप इन सभी चीज़ों को पढ़ लोगे, नौकरी लग जाओगे, जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी घूमने जाओगे तो आपको भी ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। अपने आप को इतना अच्छा बना लो कि जो भी सपना है वो पूरा कर लो। जैसे कि आप इतनी मेहनत मेरे साथ कर रहे हो, जितनी मेहनत मैं करके आता हूँ ना, इतनी भी आप मेहनत कर लो ना, उससे भी कम कर लो थोड़ा सा, ठीक है चलेगा। लेकिन आप ये सारी चीज़ें, आप मैं जो पॉइंट लिखता हूँ इसको आप अगर आप नोट नहीं कर पाते, मैं डेली रेगुलर कंटिन्यूटी में बोलता हूँ, अगर साथ में मैं धीरे बोलूँगा ना तो आपको क्या है, वीडियो बहुत लंबा खींच जाएगा। इसके कारण थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ती है ना। इन सभी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि मैं आपको देखा होगा आपने कि मैं बहुत कम बोर्ड पे लिखता हूँ, समझाता जाता हूँ, तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए अगर आपको लिखने में दिक्कत होती है तो बाद में आप वीडियो चलाया करो, पोज कर करके लिख लिया करो, सारी डिटेल्स में बात लिख लिया करो जो आपके काम के लिए बोली जा रही है। और साथ ही सेशन को इतना शेयर किया करो ताकि कुछ फ़ायदा आपको भी और हमें भी हो। इस सेशन को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आपके लिए ये सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, क्लास होगा। आपको पता है सारी वैकेंसीज आने वाली है, सारे एग्जाम आने वाले, बैठे रहो। लॉकडाउन का अगर आप फायदा उठा रहे हो और उठा लिया आपने तो इसका मतलब आप एक ना एक दिन सक्सेस होने वाले हो बहुत जल्दी। आगे बात करते हैं डिजिटल लर्निंग को। डिजिटल लर्निंग की बात करते हैं तो डिजिटल लर्निंग का मतलब क्या होता है। डिजिटल मतलब आपको पता है यूट्यूब, मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब के माध्यम से आप कितनी क्लासेस ले सकते हो, जैसे कि मेरी क्लास ले रहे हो। इसको प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने छात्रों के लिए यूनिटेप जो
योजना प्रारंभ की है, यूएनटेप की जो परियोजना स्टार्ट की है ये किसने स्टार्ट की है? तो साथियों ये किया है लद्दाख ने। किसने किया है? इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। तो डिजिटल लर्निंग को प्रोत्साहित करने के लिए जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख ने अभी हाल ही में यूनिटेप नाम की परियोजना स्टार्ट की है। अब ये यूनिटेप में क्या होगा? तो क्लास 6 से 12th तक, क्लास 6 से 12th तक, एक सेकेंड, क्लास 6 से 12th तक के बच्चों को लिए 12,300 टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। किन्होंने? 12,300 टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे क्या होंगे कि जो बच्चे 6 से 12th तक के वो आराम से घर बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे, अपने अध्ययन को जारी रख सकेंगे। आपको पता है लॉकडाउन में ऑफलाइन क्लासेस, कोचिंग, स्कूल सब बंद है, इनके कारण बच्चों की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। इन सभी चीज़ों से बचने के कारण जो वहाँ के राज्य उपराज्यपाल है R.K. माथुर, कौन है उपराज्यपाल? उपराज्यपाल कौन है भाई साहब? लद्दाख के, ये लद्दाख के उपराज्यपाल है R.K. माथुर। R.K. माथुर के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। कौन सा? ये स्टार्ट किया गया है यूनिटेप जो प्रोग्राम है ये लद्दाख में स्टार्ट किया गया है। लद्दाख की हम बात करते हैं तो ये 31 अक्टूबर 2019 को, कब साथियों? 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख की क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित हो गया था। जम्मू कश्मीर में ये देखो आप, मैं बताता हूँ, लिखता हूँ, आपको फैक्ट लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर क्या बने थे? लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूटी बने थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको तथ्यात्मक ध्यान रखना है, नोट कर लेना इसको। और इसके उपराज्यपाल कौन है? R.K. माथुर इसके उपराज्यपाल है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और 12,300 टैबलेट यहाँ पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इनका इन्होंने क्या कर दिया? इनॉग्रेशन कर दिया। किसने? डॉक्टर राधाकृष्ण माथुर ने। आगे इसमें मैं बताना चाहूँगा आपको, ये स्कूली शिक्षा विभाग की एक पहल है और ये सूचना प्रौद्योगिकी मतलब IT विभाग के साथ तकनीकी सहयोग के साथ ये लॉन्च किया गया है। और इसमें बात करते हैं तो क्लास 6 से 12 तक मैंने आपको बताया 12,300 टैबलेट इसमें वितरित किए जा रहे हैं। अगर बात करते हैं ये हम बात करते हैं जो जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं तो ये देखिए आप जम्मू कश्मीर, इसकी हम बात कर लेते हैं, एक सेकेंड। तो ये देखिए आपको जम्मू कश्मीर का मैप दिखाई दे रहा होगा जो यूनियन टेरिटरी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। 10 सेकेंड, तो इसमें बात करते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये सारा ध्यान से देखिए इसको मैप को। तो ये PO के अधीन जो जम्मू कश्मीर है ये PO के अधीन है। जो इधर निकला हुआ है तजाकिस्तान वगैरह ये सारे नल्ला पाकिस्तान का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं तो ये रहा दोस्तों लद्दाख, कहाँ है? ये रहा लद्दाख। तो ये उत्तरोत्तर भारत का हिस्सा है लद्दाख। अगर हम बात करते हैं तो इधर है शिनजांग, तिब्बत का हिस्सा है। अभी हाल में पेम्पा सेरिंग यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं तिब्बत के। आगे बात करते हैं जो अक्साई चीन है, अक्साई चीन जो भारत है और इसकी बात करते हैं तो ये बॉर्डर कहलाता है LAC। क्या बोला जाता है? LAC इस बॉर्डर को बोला जाता है। लद्दाख और चीन के बीच के हिस्से को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है साथियों LAC। आगे बात करते हैं इसमें जम्मू एंड कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर की हमने बात कर ली। लद्दाख में लोकसभा सीट कितनी है? लोकसभा सीट है साथियों 1। किसमें? लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में कितनी सीट है? 1 लोकसभा की सीट है। आगे हम बात करते हैं इसी में, तो इसमें हेमिस नेशनल पार्क यहाँ पर है, हेमिस नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित है। साथ में हम बात करते हैं इसमें कौन कौन सी झील है, तो यहाँ पर पेंगोंग झील है। कौन सी झील है? पेंगोंग झील है। नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। भारत का सबसे बड़ा, इसमें दिख रहा है नहीं दिख रहा है यार, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। कौन सा? हेमिस नेशनल पार्क, जो कि यहाँ स्थित है। हमने बात करती है इसकी पेंगोंग झील कहाँ है? जो कि लद्दाख में स्थित है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं साथियों, तो इसमें आपको पता है भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था? हैली नेशनल पार्क, जो कहाँ स्थित है? जहाँ इसमें उत्तराखंड में स्थित है, जिसको जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ बात कर ली हमने। ये देखिए आप यहाँ का मैप, ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली लद्दाख की। आगे अभी हाल ही में 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस मनाया गया है और 12 जून को बाल श्रम विरोधी दिवस मनाया गया है। ये एक तथ्यात्मक है, महत्वपूर्ण दिवस में आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अभी हाल ही में 60वीं सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियन का आयोजन कहाँ किया गया? कौन सी साथियों? 60वीं। एक सेकेंड देखना, इसको दिख रहा है पेन? नहीं दिख रहा। आगे बात करते हैं साथियों इसमें, तो ये देखिए 60वीं सीनियर राष्ट्रीय
एथलेटिक्स का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो अभी हाल ही में साथियों 60वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है पटियाला में। कहाँ पर किया गया है? पटियाला पैग में किया गया है, पटियाला पैग, है ना, पटियाला पैग में ये किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना। और इस चीज़ का जो 60वें सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स के इसकी हम बात करते तो ये क्यों किया गया है? आपको पता है कि राष्ट्रीय सीनियर जो एथलेटिक्स प्रोग्राम है इसके चयन के आधार पर टोक्यो ओलंपिक में क्या होगा? सिलेक्शन हो जाएगा। तो टोक्यो ओलंपिक आपको पता है जुलाई और अगस्त में हो रहे हैं, दोनों कहाँ पर? जापान में हो रहे हैं। टोक्यो कहाँ की राजधानी? जापान में। और 60वीं सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स का चैंपियन आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये पटियाला में किया जाएगा। इसके अलावा हम इसमें तथ्यात्मक बात करें तो नेशनल स्कूल यूथ गेम्स कहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं बताओ? तो पहली बार तो कहाँ किए गए थे? दिल्ली में। कहाँ किए गए थे? दिल्ली में। दूसरी बार कहाँ किए गए थे बताओ? पुणे में। तीसरी बार कहाँ गए थे? गुवाहाटी में। तीसरी बार गुवाहाटी में। चौथी बार कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे कहाँ पर? पंचकुला हरियाणा में। कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? पंचकुला हरियाणा में ये आयोजित किए जाएंगे। पंचकुला हरियाणा में ये आयोजित किए जाएंगे। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि दिल्ली में होने वाली थी, कहाँ पर होने वाली थी? दिल्ली में होने वाली थी। अब कहाँ चली गई? यूएई में चली गई। यूएई में कौन चला गया? आईपीएल का सीजन चला गया। कौन सा? 14वां। आईपीएल सीजन की बात करें तो स्पॉन्सर वीवो, है ना। 2013 सीजन कहाँ हुआ था? यूएई में हुआ था। सबसे ज़्यादा बार किसने जीता? 5वीं बार मुंबई इंडियंस ने जीत लिया। साथ में इसके स्पॉन्सर की हमने बात कर ली। ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली। ये बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। इसके अलावा अभी हाल में जो वो ओलंपिक की हम बात करें तो फावद मिर्जा का नाम आपने सुना होगा। यदि नहीं सुना हो तो घुड़सवारी में फावद मिर्जा को टोक्यो ओलंपिक के लिए चुना गया है। अगर यूनिवर्सिटी गेम्स में जो बात करते तो यूनिवर्सिटी गेम्स में फर्स्ट स्थान किसका था? तो आपको बता देना उड़ीसा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और 2023 में उड़ीसा में क्या होंगे बताइए? FIH का आयोजन होगा। FIH का हॉकी वर्ल्ड कप यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, जो कि हमारे 7वें नंबर का है। यदि आपको सेशन पसंद आ रहा है और कंटेंट समझ में आ रहा है तो एक बार शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कंटेंट कैसा लग रहा है, क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। साथियों वर्ल्ड फूड डे अलग होता है और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे अलग होता है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया साथियों 7 जून को। कब मनाया गया? 7 जून को। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? वो इसलिए मनाया जाता है साथियों क्योंकि क्या होता है कि अपने लिए स्वस्थ भोजन पर्याप्त मात्रा में भविष्य में मिले। तो स्वस्थ भोजन के लिए ये मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है तो स्वस्थ भोजन की हमें जरूरत है, स्वस्थ भोजन हमें भविष्य में उपलब्ध हो। ये सारी चीज़ें इसमें बता दिए जाते हैं। 7 जून को ये मनाया गया है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। क्या नाम है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। लेकिन हम बात करते हैं वर्ल्ड फूड डे विश्व खाद्य पुरस्कार की हम बात करेंगे साथियों इसी में। तो आपको पता है ये FAO के द्वारा वह विश्व खाद्य पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा? FAO के द्वारा ये खाद्य पुरस्कार दिया जाता है। और 2020 की इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं तो 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसी के दिन विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। और FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाता है 16 अक्टूबर को। FAO के लिए 2020 में, कब? 2020 में कौन सा सिक्का जारी किया गया था? 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया था। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहला क्वेश्चन है आपके लिए वर्ल्ड फूड अवार्ड 2000 किसे दिया गया? तो वर्ल्ड फूड अवार्ड आपने किस क्लास में बताया था? शकुंतला हरक सिंह तिलस्टेट को। हरक सिंह तिलस्टेट को ये पुरस्कार दिया गया था 2020 का। 2020 का ये पुरस्कार 2021 का दिया गया था वर्ल्ड फूड अवार्ड 2021 का। वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 की बात करें तो मिट्टी के लाल रतन लाल को ये दिया गया था। रतन लाल जी को ये अवार्ड दिया गया था, जो कि क्या थे? मृदा वैज्ञानिक थे। क्या थे? मृदा वैज्ञानिक थे, जिनको 2020 का क्या दिया गया था? 2020 का वर्ल्ड फूड अवार्ड दिया गया था। आगे हम बात करते हैं वर्ल्ड फूड जो अवार्ड दिया गया था सबसे पहले वो किसे दिया गया था? वो दिया गया था सन 1987 में। 1987 में जिसको हरित क्रांति के जनक कौन थे? वो थे MS स्वामीनाथन। कौन थे? MS स्वामीनाथन। इनको दिया गया था कौन सा पुरस्कार?
जो वर्ल्ड फूड अवार्ड था ये दिया गया था 1987 में पहली बार, जो कि हरित क्रांति के जनक है। ये सारी हो गई बात FAO और उसके पुरस्कारों की। तो आपको इसका डिटेल्स नोट कर लेना है। विश्व खाद्य पुरस्कार दिवस तो मनाया जाता है कब, 16 अक्टूबर को, और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 7 जून को। ये हो गई हमारी इंस्टीट्यूशन के बारे में डिटेल्स। आगे चलते हैं, बात करते हैं। तो FAO की हमने बात कर ली, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन की अब बात करते हैं तो 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी। हम बात करते हैं क्वेश्चन की, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हाल ही में 4 जून 2021 को, एक सेकेंड, 4 जून 2021 को किस राज्य सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी, क्या नाम है साथियों, नॉलेज इकोनॉमी, नॉलेज इकोनॉमी मिशन, नॉलेज इकोनॉमी मिशन। मतलब क्या होगा कि नॉलेज इकोनॉमी मिशन के तहत अभी हाल में ये सारी चीज़ें स्टार्ट की गई है, और ये किस राज्य ने की गई है, आपको समझ में आ रहा होगा। नॉलेज इकोनॉमी मिशन मतलब ज्ञान वर्धित करना, मतलब ज्ञान को बढ़ाना, एक तरह से ज्ञान को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य क्या है, ज्ञान को बढ़ाना। और ये कौन कर सकता है, ये कर सकता है साथियों केरल। क्यों कर सकता है, क्योंकि केरल हमेशा किस चीज़ में टॉप आता है, हर चीज़ में टॉप आता है। जैसे कि हम बात कर ले साक्षरता में बात करते हैं तो केरल टॉप में, लिंगानुपात में हम बात करते हैं तो केरल टॉप में, लिंगानुपात तो जानते हो ना क्या होता है, जिसमें ये केरल टॉप में। अभी हाल ही में बात करते हैं तो केरल के द्वारा स्मार्ट किचन परियोजना स्टार्ट की गई है। कौन सी, स्मार्ट किचन परियोजना स्टार्ट की गई है, जिसमें बताया गया है कि महिला जो गृहिणी है, हमारी जो माताएं बहनें हैं, उनके लिए क्या किया जाएगा, कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि अपने किचन को क्या बना सके, स्मार्ट बना सके, चमका सके, जिसमें माइक्रोवेव, मिक्सी, ग्राइंडर, ये सभी चीज़ें वो ला सके और स्मार्ट किचन अपना बना सके। इसके अलावा मिशन की बात करते हैं तो 1 स्कूल 1 IAS जो मिशन है वो किसका है, 1 स्कूल 1 IAS किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये चलाई गई थी स्कीम किसके द्वारा, केरल के द्वारा। केरल की हम बात करते हैं दिल्ली, तो केरल के CM कौन है, पिनराई विजयन है। कौन है साथियों, पिनराई विजयन यहाँ के केरल के CM है। अगर हम बात करते हैं यहाँ के राज्यपाल की, तो यहाँ के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद साहब। आरिफ मोहम्मद साहब, इन्होंने क्या किया था, केरल के CM पिनराई विजयन को यहाँ पर शपथ दिलवाई थी। तो ये थी साथियों केरल की बात, आपने इसको नोट कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। स्मार्ट किचन योजना किस राज्य ने शुरू की, तो ये की है केरल ने। किसने, केरल ने स्टार्ट की है। किसकी, स्मार्ट किचन परियोजना की केरल ने ये स्टार्ट कर दी है, जिसमें महिलाओं को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। केरल में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने दिलाई, तो राज्यपाल आरिफ मोहम्मद साहब ने। किन्होंने, आरिफ मोहम्मद साहब ने ये यहाँ पर शपथ दिलाई। हाल ही में केरल के पहले राजस्व मंत्री, बताइए कौन थी, तो केरल की पहली राजस्व मंत्री थी, वो थी KR गौरियम्मा। गौरियम्मा का नाम सुना है, ये गौरियम्मा पहली केरल की राजस्व मंत्री थी, अम्मा जी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया था। ये भी चर्चा का विषय रहा था, और हमने अभी इसको क्वेश्चनों में भी कंप्लीट किया था। ये है केरल के CM पिनराई विजयन, और इन्होंने अभी हाल ही में ये नॉलेज मिशन लॉन्च किया है। केरल की बात करते तो ये रहा केरल, यहाँ पर दक्षिण भारत का हिस्सा है केरल। कहाँ पर है केरल साथियों, तो ये रहा केरल। और केरल की राजधानी क्या है, तो ये है तिरुवनंतपुरम। क्या है, तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। और आपको मैंने केरल के बारे में पूरी डिटेल्स बता रखी है। भारत के मैप में ये तमिलनाडु और कर्नाटक के ये बॉर्डर लिया हुआ है। इसकी सीमा केरल की किससे, तमिलनाडु और बॉर्डर कर्नाटक के साथ है। और इधर कौन है, इधर है अरब सागर और इधर है बंगाल की खाड़ी। आगे चलते बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभी हाल ही में ताशकंद उज्बेकिस्तान में जूनियर विश्व बारतलन जो वृष्ट वेट लिफ्टिंग होती है, उसमें चैंपियनशिप 2021 में पुरुषों के 73 किलोग्राम में कितने, 73 kg में, कितनी में, 73 kg में। अभी हाल ही में रजत पदक, जो रजत पदक होता है, सिल्वर पदक, वो रजत पदक किसने जीता है, तो वो जीता है अंचिता सूली ने। किसने जीता है, अंचिता सूली ने ये रजत पदक जीत लिया है। अंचिता सूली ने ये रजत पदक जीत लिया है, कितनी कैटेगरी में, 73 kg की भारोत्तोलन में। ये सारी चीज़ें आपको तथ्यात्मक जानकारी है, केवल आपको इतना सा ध्यान रखना है कि 73 किलोग्राम की जो ताशकंद उज्बेकिस्तान में जूनियर विश्व कप भारोत्तोलन चैंपियनशिप हुई 2021 में, इसमें किसने जीता था, तो ये जीता है अंचिता सूली ने। अंचिता सूली ने ये जीत लिया है। तो देखिए आप
कौन है अंचिता सुली? तो ये देखिए आप, ये रहा अंचिता सुली, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है 73 kg की इसमें जो ताशकंद जो उज्बेकिस्तान में है, इनकी चैंपियनशिप में ये जीत लिया है। इसके अलावा गोल्ड मेडल की हमने बात कर ली, तो गोल्ड मेडल किसने जीता है? जुनियान शाह रिजकी ने ये जीता है, जो कि कहाँ के, इंडिया के है। और ये अंचिता की इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, और ये तीसरा ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है, जो कि कहाँ के, रूस के। ये आप एक बार पीडीएफ में देख लीजिएगा और इसको नोट करके आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। अभी हाल में विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक के बारे में आपको जानते होंगे, जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी। आपको पता है विश्व बैंक की जो शिक्षा सलाहकार है, शिक्षा सलाहकार का बात करते हैं तो शिक्षा सलाहकार और कोई नहीं हो सकता। आपको पता है शिक्षा के क्षेत्र में 2020 में विश्व टीचर अवार्ड, विश्व शिक्षक अवार्ड किसे दिया गया था? तो विश्व का बेस्ट शिक्षक अवार्ड दिया गया था। किसको दिया गया था साथियों? रणजीत सिंह को, रणजीत सिंह दिसाली है, इनको दिया गया था। किनको? रणजीत सिंह दिसाले को बेस्ट शिक्षक का अवार्ड दिया गया था 2020 का। और इन्हीं को अभी हाल में विश्व बैंक के द्वारा शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इनको विश्व शिक्षक अवार्ड क्यों दिया गया था? क्योंकि इन्होंने बुक्स में क्या किया था? QR कोड यूज किया था। और ये QR कोड क्या होता है? एक तरह से आप स्कैन करके कोई भी प्रॉब्लम्स और समस्या आ रही है आपकी, तो उसको क्या कर सकते हो? QR कोड के माध्यम से आप क्या करते हैं, उसको QR कोड को स्कैन करके आप उसकी रीडिंग कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन पे आपकी प्रॉब्लम आई तो इन्होंने बुक्स के साथ QR कोड को क्या कर दिया था? मैच कर दिया था, लगा दिया था। इसी के कारण रणजीत सिंह देसाले को 2020 में विश्व शिक्षक का अवार्ड भी मिल चुका था। और अभी हाल में विश्व बैंक जो वर्ल्ड बैंक है, इन्होंने इनका शिक्षक सलाहकार भी किसे नियुक्त कर लिया है? रणजीत सिंह देसाले को नियुक्त कर लिया है। आप आगे बात करते तो इनको ग्लोबल टीचर का अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो पहले भारतीय है। और 2020 में 2021 में विश्व बैंक द्वारा जो कोच प्रोजेक्ट का काम करेंगे, ये सारी चीज़ें इनके द्वारा बताई गई है, आप देख लेना। यह है रणजीत सिंह देसाले, जिनको विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। आगे हम बात करते हैं 2020 के विनर थे, तो प्रथम इंडिया के थे। ये कहाँ के? ये सोलापुर के रहने वाले हैं, सोलापुर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और ये ग्लोबल टीचर का अवार्ड जीत चुके हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी हुई है। इनको क्यों दिया गया था? QR कोडेड बुक्स के लिए ये इनको अवार्ड दिया गया था। वर्ल्ड बैंक की हम बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक को आपको पता है आदर्श वाक्य क्या है? गरीबी मुक्त विश्व के लिए कार्य करता है। एक सेकेंड, ये इसका आदर्श वाक्य है, गरीबी मुक्त विश्व के लिए कार्य करना। मोटो किसका है? ये वर्ल्ड बैंक का है। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। जुलाई 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC में। कहाँ पर मुख्यालय है? वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। साथ ही हम राष्ट्रपति की बात करते हैं। यहाँ के जो है डेविड मालपास, यहाँ की क्या है? डेविड मालपास यहाँ के डेविड मालपास। आगे हम MD और CFO की बात करते हैं तो अंशुला कांत है। और मुख्य अर्थशास्त्री यहाँ पे कार्मेन रेनहार्ट। क्या नाम है? कार्मेन रेनहार्ट। ये आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में तथ्यात्मक जानकारी जो आपको याद रखनी है। मेन तो इसका गठन कब हुआ था, इसका आदर्श वाक्य क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ है और इसके अध्यक्ष कौन है। तो इसके अध्यक्ष बता दें आपको, डेविड मालपास इसके अध्यक्ष है। आगे बताओ, आगे चलते हैं तो हम देखते हैं इसका आंसर देने की आप कोशिश करो। एक बार याद हो तो आपको आगे हम बात करेंगे साथियों। तो ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। और क्वेश्चन ऑफ द डे में आपको इसको ध्यान रखना है। और बात करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में इन सभी क्वेश्चनों की डिटेल्स में। अमेरिका ने हाल ही में किस देश से द्वितीय विश्व युद्ध में अपने 400 लापता सैनिकों को बरामद करने की घोषणा की है? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, UK या ऊपर के सभी। ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, ध्यान रखकर पढ़ लेना है और नोटबुक में नोट करके आप इन सभी चीज़ों का क्वेश्चन में आपके लिए और भी लेके आया था, लेकिन टाइम होने के कारण नेक्स्ट क्लास में जाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और इनको नोट डाउन करते हुए सभी साथियों को सेशन शेयर करने की कोशिश करें। आपको पता है सेशन शेयर करोगे तभी आपका थोड़ा सा बेनिफिट होगा, हमारा भी बेनिफिट होगा। बात करते हैं तो जून महीने में अभी हाल में विश्व दुख दिवस मनाया गया था 1 जून को, माता पिता का वैश्विक दिवस 1 जून को, विश्व रेप जागरूकता दिवस जो कि 1 जून को। आगे बात करते हैं 2 जून को तो तेलंगाना दिवस 2 जून को मनाया जाता है। 3 जून को बात करते हैं विश्व साइकिल दिवस जो 3 जून को मनाया गया था। आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व
विश्व पर्यावरण दिवस जो कि हमने आज बात कर ली। 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, जो भी हमने आज बात कर ली। 8 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व महासागरीय दिवस मनाया जाता है 8 जून को। इसके बारे में हमारे आरसीएम सर ने आपसे चर्चा कर ली है। आगे हम बात करते हैं, तो ये थे आपके महत्वपूर्ण चीज़ें जो दिन थे जून के, इनके हमने बात कर लेते हैं। डेली के डेली आप इनको नोट करते जाओ, दीवार में चिपकाते जाओ। अगर किसी साथी ने नोट नहीं कर रखा तो नोट कर लेना। और आपको पीडीएफ नहीं मिल रही तो पीडीएफ के लिए आप हमें मैसेज कर दीजिए, आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। तो साथियों, ये हमारा सेशन आपको पता है एक तरह से बिल्कुल लेवल ऑफ कंटेंट में चल रहा है। इस सेशन को बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें और सभी साथियों के साथ साझा करने की आप कोशिश करें। तो ठीक है, आपके लिए आज का सेशन यही खत्म करते हैं। धन्यवाद साथियों, थैंक यू, लव यू ऑल।